हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इसके अलावा कि कुछ और भी जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे कि एक तो होता है कि मैंने बता दिया कि शुगर का जो है वो लेवल ज़्यादा है। अब जैसे शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इट विल इन्वेड द मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिस टिश्यू में जितना ज़्यादा शुगर है ना, उस टिश्यू को खाने के लिए और ज़्यादा बैक्टीरियाज जो हैं और ज़्यादा माइक्रोब्स हैं वो सब उसको एनर्जी लेने के लिए वहाँ पे आते हैं। इसलिए ऑफकोर्स शुगर हाई है तो इन्फेक्शन का रेट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है जिसमें जितना ज़्यादा शुगर होगा। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हालांकि उतना सही नहीं है, बट फॉर अ जनरल साइंस इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक दूसरा इम्पोर्टेंट कारण जो है इसका ये हो गया। उसके अलावा का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा भूल जाते हैं, इम्यूनिटी। डायबिटीज़ में इम्यूनिटी भी ऑल्टर हो जाती है। अभी ये कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा या कभी किसी ने हमने मतलब हमारे दिमाग में ही नहीं आता इस टाइप की चीज़ें कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इम्यूनिटी कैसे ऑल्टर हो जाती है डायबिटीज़ से। हाँ जी, बिल्कुल इम्यूनिटी ऑल्टर होती है। कैसे? देखो, इम्यूनिटी मतलब क्या? देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, कोई भी फंगाई आया, तो सबसे पहले आपकी बॉडी उसे डिटेक्ट करेगी कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है। और जैसे ही वो डिटेक्ट करेगी वो सिग्नलिंग देगी दूसरे सेल को कि भाई ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया है। और जैसे ही वो सिग्नल उन सेलों को मिलेगा वो सेल उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खाने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सेल एक्टिवेट होगा, बैक्टीरिया को खाने के लिए आएगा, बैक्टीरिया को वो खा के पूरा कर देगा। और है ना, और फिर कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो पता चले कि भाई बैक्टीरिया आया है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो उसको एंगल्फ मतलब उसको खा के पूरा कर देते हैं। तो मतलब दो कंपोनेंट हैं इम्यूनिटी के मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझें तो। एक है जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है, एंटीजन की जगह एंटीबॉडी बनते हैं, हम सब जानते हैं। और मतलब एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो सेल इम्यूनिटी, मतलब कि वो क्या करते हैं कि जो आपका नेचुरल किलर सेल है, आपके मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, वो सारे सेल जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया को डायरेक्ट ही सीधा इनगल्फ कर सकते हैं। तो वो दो टाइप की जो है हमारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात, इम्यूनिटी की बात आई है तो मैं बता दूं, कुछ सेल हमारे बॉडी में ऐसे हैं जिसको किसी क्या कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेचुरल किलर सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, न्यूट्रोफिल्स, हाँ कुछ हद तक शायद न्यूट्रोफिल्स भी जो हो गए, वो सेल जो है ना वो डायरेक्टली किसी पैथोजन को एंगल्फ कर सकते हैं। उसको मैक्रोफेज को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये बैक्टीरिया, ये बाहर का इंसान, मतलब बाहर का जो है आदमी है, इसको आप मार दो। वो उसको सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसका प्रोग्रामिंग ही ऐसा है मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स का कि वो बिना किसी को उसको किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। वर्सेस जो हमारे टी सेल्स होते हैं जो बॉडी में, बी सेल और टी सेल, आपने कभी लिम्फोसाइट्स जो हमारे बॉडी में होते हैं ना, जो हम वो सीबीसी का रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें लिम्फोसाइट एक लिखा होता है। वो लिम्फोसाइट में कुछ बी लिम्फोसाइट होते हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट होते हैं। वो जो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा एक्चुअली अच्छे से काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल। लेकिन उनको कमांड की ज़रूरत पड़ती है। कोई टी सेल को कमांड देना चाहिए कि भाई तुम जाओ और इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करो। वो कमांड देने वाला अगर कोई नहीं होगा ना तो उसके सामने से भी बैक्टीरिया निकल जाएगा, टी सेल कुछ नहीं करने वाला। आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। टी सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव काम है, बट बहुत ही अच्छी तरीके से इम्यूनिटी टी सेल जो है वो पकड़ के रखता है। मतलब इम्यूनिटी में अगर आप बोलें कि एकदम ट्रेंड आर्मी सोल्जर की तरह जो वर्क करता है ना वो टी हेल्पर सेल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसको कमांड देने की ज़रूरत पड़ती है, और वो कमांड जब दिया जाएगा तभी जो है वो काम टी हेल्पर सेल जो है वो कर पाएगा। और यही टी हेल्पर सेल का जो कमांडिंग सिस्टम है ना, टी हेल्पर सेल ये जो टी हेल्पर सेल जो है हमारा, वो टी हेल्पर सेल सारे के सारे सेल को बूस्ट करता है कि भाई आप इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करो, समथिंग लाइक दैट। वो जो है वही हमारा एड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड दैट्स वाई द कमांडिंग सिग्नल जो ऑफिसर है वही हमारा चला गया, इसलिए इम्यूनिटी जो है पूरी तरीके से शट डाउन और ब्रेक डाउन हो जाती है HIV में। तो टी हेल्पर सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि टी हेल्पर सेल ही दूसरे सारी इम्यूनिटी को ऑलमोस्ट आप बोलें कि सिग्नल देता है।
वो बी सेल को सिग्नल देगा कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को बोलेगा कि तुम इस सेल को जाके डिस्ट्रॉय करो। वो सारा का सारा जो एक्टिवेटिंग पावर जो है ना वो टी हेल्पर सेल के पास है, और वो टी हेल्पर सेल का जो पावर है ना वही का वही जो HIV जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स वाई HIV में, इसलिए आप जानते हैं HIV में इन्फेक्शन कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पूरा इम्यूनिटी का जो पूरा जो ये पूरा जाल है, जैसे जाल मतलब क्या ही कहें, मतलब जो पूरे जो कमांडर्स हैं हमारे उसके, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर सेल जो आपका कमांडिंग ऑफिसर है, और उस कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर काम करने वाले साइटोटॉक्सिक टी सेल, जब कमांडिंग ऑफिसर कमांड देगा तब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो जाके डिस्ट्रॉय करेगा वो, और बी सेल जो आपका एंटीबॉडीज़ बनाता है, और दूसरे भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी तो हम सिंप्लिसिटी के लिए जो है इतना ही पकड़ के चलते हैं। वो सारे लेवल के ऊपर अगर हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को होगा, मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल पेशेंट का हाई है ना, तो ये सारे लेवलों में प्रॉब्लम होगा। हाँ, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिस स्पीड से वो बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है, वो जो स्पीडिंग जो है वो उसकी कम हो जाएगी। फिर एक साइटोटॉक्सिक सेल जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है तो वो ऐसे सिग्नल भेजता है ताकि दूसरे सेल जो भी हैं वो भी आएँ और उस बैक्टीरिया को खाली करें। तो वो जो सिग्नलिंग होता है सेलों के बीच का, है ना, जिससे सेल एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सिग्नलिंग भी वीक हो जाता है। फिर जो आपका एंटीबॉडी है वो जो वाई जैसा एंटीबॉडी हम हर एक ने देखा ही है पिक्चर्स में, वो एंटीबॉडी का जो पर्टिकुलर शेप है ना, वो शेप भी तभी मेंटेन रहता है जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑस्मोलारिटी प्लाज्मा की मेंटेन हो। अब ये सब डीप कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे, मतलब कहने की बात यह है कि जो एंटीबॉडी है उसका पर्टिकुलर फंक्शन उसके शेप के कारण है। अब वो शेप जब उसका बिगड़ जाएगा, अगर ग्लूकोज का लेवल एक मात्रा से ऊपर बढ़ जाता है तो, और शेप बिगड़ जाएगा उस एंटीबॉडी का, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो इम्यूनिटी जो है हैम्पर होगी। यानी कि इम्यूनिटी के हर एक पायदान के ऊपर हाइपरग्लाइसीमिया एक हर्डल लगा देता है। तो ये बात जो है हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा वुंड हीलिंग, जो आपका वुंड हीलिंग कोई भी होगा, वुंड हीलिंग कैसे होगा, उस जगह पे ज़्यादा ब्लड आना चाहिए। अब डायबिटीज़ में क्योंकि पहले ज़्यादा ब्लड आएगा तब ब्लड के साथ न्यूट्रिशन आएगा उस टिश्यू में, अब वही ढंग से हो नहीं पा रहा है डायबिटीज़ में, तो फिर क्योंकि मैंने बताया मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि ब्लड जो है वो टिश्यू तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। चलो टिश्यू से अच्छे तक पहुंच गया, लेकिन अब ब्लड में हीलिंग आने के लिए वहाँ पे नए नए ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज़ होने चाहिए, वहाँ पे जो है वो सेल्स जो हमने बताया मैक्रोफेज और वो सब भी वहाँ पे आने चाहिए, और जो हेल्दी टिश्यू जो फाइब्रोब्लास्ट और वो सब सेल्स हैं वो वहाँ पे आएँ, प्रोलिफरेट हों, वो सब चीज़ों में हैम्पर करता है डायबिटीज़। इसलिए डायबिटीज़ में वुंड हीलिंग, जो घाव का भरना है, वो प्रोसेस भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये जो सारे कुछ कारण हैं जो हमारे डायबिटिक फूड में जो है वो हमने देखे, मतलब ये सब कारणों की वजह से डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम ये बात पर डिस्कस करें कि भाई इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे प्रिवेंट किया। देखो एक बार जब घाव बन जाए डायबिटीज़ में तो उसको कैसे ट्रीट करना वो सर्जन के पास हम भेज देंगे, ठीक है। एक जो हमें सबको पता है कि शुगर कंट्रोल, टाइट शुगर कंट्रोल जो है वो हमें रखना है, शुगर जो प्रॉपर एक लेवल्स में जो हमें रखना होता है, क्योंकि शुगर ही जब उसका बढ़ता है तो सारे लगभग डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन हैं वो शुगर कंट्रोल करने की वजह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। सब प्रिवेंट हो जाते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितना आप कर सकते हैं वो आप यही कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, शुगर कंट्रोलिंग। दूसरा ये है कि आप पेशेंट को बोलें कि भाई वो खुले पैर बिल्कुल ना चलें, ठीक है। तीसरी बात है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपन शूज़ वगैरह पहन के जाएं। चौथे क्या है कि जब भी वो नहाएं तो पैरों की अच्छी तरीके से सफाई करें, आईने में अपने पैर जो हैं वो देखें कि भाई कहीं कुछ लग तो नहीं गया है ना, मतलब कि नहाते वक्त पैरों का इंस्पेक्शन करना वो ना भूलें, क्योंकि उन्हें पता तो चलता नहीं है कि कब इन्फेक्शन, कब उनको कुछ लग गया, क्योंकि मैंने बताया सेंसरी न्यूरोपैथी है। तो ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डायबिटीज़ में जब भी कोई इन्फेक्शन हो पेशेंट को बोलें कि घर बैठ के गोलियां ना खाते रहें, प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ में मैंने बताया ये सब चीज़ों के कारण इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और एक बार वो जब हाथ से स्प्रेड हो गया ना तो फिर पैर काटने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो डायबिटीज़ के दर्दी को हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि अपने पैर के इन्फेक्शन के बारे में
खुद ट्रीटमेंट करें या तो अपने पड़ोसियों की सलाह लें। तो ध्यान रखें, अगर टांग कटेगी तो आपकी कटेगी, आपके पड़ोसी की नहीं। सो ये बहुत ही एक ज़रूरी मैसेज है जो ख़ास करके सब डायबिटिक्स को जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें एक टाइम के बाद ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक टाइम पे हम, अभी एक केस भी है, कभी डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा हमारे इसी चैनल के ऊपर, बट वो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स द रेसिडेंट्स एंड द सर्जिकल रेसिडेंट्स। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी चीज़ भी होती है ना, वो डायबिटीज़ में कितना लंबा टाइम जो है वो ले लेती है, और कुछ टाइम के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है पैर काटने के अलावा। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने डायबिटीज़ के बारे में मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। और दूसरा एक ये है कि भाई अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे सिर्फ हम शुगर का कंट्रोल कर लें तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, मतलब क्या एक परफेक्टली कंट्रोल शुगर वाला डायबिटीज़ का बंदा इज़ इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल पर्सन? तो जहाँ तक मैंने देखा है ऐसा जनरली नहीं हो पाता है। कोई डायबिटीज़ का एकदम परफेक्टली कंट्रोल रखे और क्या वो वुंड इन्फेक्शन के बारे में नॉर्मल व्यक्ति के इक्विवेलेंट हो जाएगा? जनरली ऐसा मैंने नहीं देखा है। 100% नहीं हो सकता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उसके इक्विवेलेंट तक वो पहुंच सकता है, क्योंकि दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ में चेंज नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के कि जो टाइट शुगर कंट्रोल करने के बावजूद भी उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो बस यही कुछ बात थी आज डायबिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट टाइम यही जो स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्फेक्शन है उसमें अगर कोई और टॉपिक मुझे लगेगा तो अवेयरनेस के लिए, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। और हाँ, आप अपने जो भी विचार हैं वो डेफिनेटली हमें बताइए, एंड थैंक यू।